So I was telling you about the uh, things we should consider while establishing a fish farm. I have told you about the topography, how the landscape plays an important role in the successful cultivation of fish. Second aspect was the quality of water, the sources of water that should be there while we are establishing a fish farm. The next important point to consider is the soil. The soil of the pond must be such that it is able to hold the water. We do not want that type of soil where the water seep deep inside. Second, the water evaporates very fast. The pond where we are establishing our fish farm must be such that it is able to hold the water. It should also contribute to the fertility of the water, because if we are growing the phytoplanktons or the plants for the fish to feed on, that soil, if it is not fertile, then we won't be able to grow any nutritive thing. प्रारूपिक मत्स्य फार्म वहीं बनाया जाता है जहाँ की भूमि अच्छी गुणवत्ता वाली हो, इसमें जल को रोकने की क्षमता हो, फार्म की जगह पर वर्ष भर जल उपलब्ध रहे, ताल में जल भरने व निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। एक आदर्श फिश फार्म कुछ ढलाव युक्त घाटी में बनाया जाता है, जिसके तीनों ओर ऊंची भूमि व चौथी ओर संकरा जल निकालने का मार्ग हो। फिश फार्म जिस भूमि में बनाया जाता है उसमें सीपेज के लक्षण यानी रिसाव के लक्षण नहीं होने चाहिए। चट्टानी मिट्टी, रेतीली व चूने पत्थर वाले क्षेत्र में भी फिश फार्म नहीं बनाना चाहिए। टोपोग्राफी यानी वह स्थान जहाँ पर लैंडस्केप जहाँ पर हम हमारे फिश फार्म को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, इसका मतलब होता है, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, हिली लैंड या डेजर्ट रीजन नहीं होना चाहिए जहाँ पर हमें हमारे फिश पॉन्ड को बनाने की सुविधा ना हो। टोपोग्राफी इज़ अ वर्ड used to describe the shape of the land, whether the land is flat or hilly or desert region, or it is upland or lowland. The topography of the land determines the kind of pond which can be built. The most useful topography for fish pond is that which allows the farmer to fill and drain ponds using gravity. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ पर हम फिश फार्म इस्टेब्लिश कर रहे हैं वह एरिया कुछ ढलाव युक्त तो होना चाहिए, जहाँ पर फार्म हमने इस्टेब्लिश किया है उधर तीन तरफ ऊंची भूमि होनी चाहिए, वह चौथी भूमि या चौथा वॉल जो है वो संकरा होना चाहिए, जहाँ से हम जल को बाहर निकाल सकें। So the useful topography is that which allow the farmer to fill and drain the ponds using gravity. Now, when we talk about fish farming, we require the supply of fish. How to get that supply we have discussed in the earlier class, but
हाउ शुड द फिश स्टॉक बी, हमारे जो मछलियों का संग्रह है वो किस प्रकार से का होना चाहिए। हमारे जो फिशलिंग्स हैं वो हेल्दी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म साइज़ यानी सभी का जो साइज़ है वो एक बराबर सा होना चाहिए, उनकी जो रियर करने की जो अवस्था में उनके साइज़ जो होनी चाहिए वो भी बराबर होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि हमारी फिशलिंग्स जितनी भी वहाँ मौजूद हैं वो सभी 4 दिन ओल्ड हैं, 4 डेज़ ओल्ड हैं, तो उन सभी का जो साइज़ है वो लगभग, अगर 3 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड है तो सभी का लगभग 3 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 4 दिन की मछलियां हैं और उनमें कुछ मछलियों का साइज़ तो ऑप्टिमम है यानी 3 सेंटीमीटर्स, और बाकी की जो मछलियां हैं उनका साइज़ 1 या 2 है। यानी जब हम हमारा फ़िश स्टॉक एस्टैब्लिश कर रहे हैं, हमारी मछलियों का संग्रह एस्टैब्लिश कर रहे हैं, तो वो सभी जो स्टैंडर्ड साइज़ है, जो मापदंड के अनुसार उचित फ़िश का साइज़ है, वही होना चाहिए। यदि हमारे स्टैंडर्ड साइज़ से कम या ज़्यादा हमारी साइज़ है फ़िशेस की, तो वह उचित नहीं समझा जाता है, क्योंकि कम साइज़ वाली जो फ़िश है that may be due to lack of nutrition, due to some disease, or due to any other reason which may not be a good uh, a good contender, a good uh, thing to continue to keep on feeding it. वो एक गुड कंटेंडर नहीं है, वो एक उपयुक्त संसाधन नहीं है जिसके ऊपर हमें और मेहनत करनी है। यदि वो ऑप्टिमम साइज़ का नहीं है, उसका साइज़ स्टैंडर्ड से कम है, तो हमें उसको आगे पोषित नहीं करना चाहिए, हमें सही समय पर उसे हटा देना चाहिए। वो एक गुड सोर्स नहीं है जिसके ऊपर हम और इन्वेस्ट करें। तो किसी भी चीज़ को ग्रो करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए, अगर वो बेसिक स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं होता है तो हमें उसे हटा देना चाहिए। या दूसरे सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि वो अच्छी रेस का घोड़ा नहीं है। हमें पहले ही पता लग जाता है कि उसके ऊपर अगर हम और ज़्यादा समय इन्वेस्टमेंट हम करेंगे तो भी हमारा जो उत्पाद है, जो यील्ड है, वो हमें सही नहीं मिलेगा। तो इस वजह से when we see that our stock is not of optimum size, if it is not of right size, then we should remove it from the farm. When the quality of water is talked about, and we say that it should be a good quality water in our fishery or in our fish farm, what we mean by it? We mean that it should promote faster growth and it should be able to retain the fish. Fish should be able to survive in that water. जब हम अच्छे पानी की बात करते हैं तो हम ये कहना चाहते हैं कि वो पानी ऐसा होना चाहिए जहाँ पर फ़िश की ग्रोथ फास्ट हो रही हो, जिस पानी के अंदर मछलियाँ जीवित रह पाए, सरवाइव कर पाए। How we can improve and maintain good quality water? We can maintain it by having a regular water exchange, by optimizing it with oxygen. There are several methods by which we can input the oxygen into the water. कई सारे ऐसे तरीके होते हैं जिसके द्वारा हम पानी के अंदर ऑक्सीजन की जो मात्रा है उसको हम बढ़ा सकते हैं। हम हमारे जो पानी है उसको रेगुलरली समय समय पर हमें चेंज करना होता है। और यदि हम एक गुड फिश फार्म एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो वहाँ पर एक
आइडियल पानी की मापदंड होनी चाहिए, जो उसका डेप्थ है पानी के पॉन्ड का वो आइडियल होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जहाँ पर हम स्विमिंग करते हैं उस स्विमिंग पूल में भी वो तभी अच्छा पूल समझा जाता है जहाँ पर पानी की डेप्थ बराबर हो। यदि पूल छोटा है तो वहाँ पर अच्छा स्विमिंग पूल उसे नहीं समझा जाता है। यानी एक पूल, स्विमिंग पूल के कंस्ट्रक्शन के लिए उस पूल की डेप्थ ठीक होनी चाहिए, उस स्विमिंग पूल का पानी समय समय पर चेंज होना चाहिए, उस स्विमिंग पूल के जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उसका जो पीएच है वो भी ऑप्टिमम होना चाहिए। We were talking about supplying food to the fish, and for that I told you that the soil which we use to construct our fish farm, it should be good enough, it should be fertile, where we can grow our plants, where the phytoplanktons may survive. So the we also supply artificial food or feed to the fishes. So the nutrient content of the food source should be such that our fishes obtain maximum nutrition out of them, and they not only are tasty but have nutritive value in them. The fish feed should have a good amount of protein, carbohydrate, lipid, vitamins and minerals. There are various kinds of feed available. First kind of feed is the natural food that we can grow in our ponds. The second type of food is the supplemental or the artificial feed, which we provide additionally to the fish. Third is the complete type of feed, where not only it has vitamin. By supplement we mean providing vitamins and minerals to the fish, like we can add vitamin drops and minerals into the water. Complete feed means that feed which has protein, carbohydrate, lipid, vitamin, minerals in them. The complete feed is can also be termed as the artificial feed. जब हम मछलियों के खाद्य के बारे में या भोजन के बारे में बात करते हैं तो मछलियों का भोजन ऐसा होना चाहिए जिनसे मछलियों को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, मिनरल्स और विटामिन्स प्राप्त हों। इसके लिए हम पॉन्ड के अंदर उचित प्रकार के सॉइल या मिट्टी के बारे में हम बात कर चुके हैं, जिस पे कई सारे हमारे जो प्लांट्स हैं, वाटर प्लांट्स हैं, वो ग्रो कर पाएँ, हमारे फाइटोप्लैंक्टन सर्वाइव कर पाएँ, जिनके ऊपर हमारी मछलियाँ आश्रित होती हैं। इन नेचुरल फीड के अलावा हम सप्लीमेंट्स भी फिशेस को दे सकते हैं। सप्लीमेंट से हमारा मतलब होता है कि पानी के अंदर हम विटामिन्स और मिनरल्स के ड्रॉप्स वगैरह डालते हैं। एक निश्चित मात्रा का सप्लीमेंट दिया जाता है निश्चित टाइम इंटरवल पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा अगर फ़िश ब्रीडिंग पॉन्ड है तो उसमें हमने 10 ml विटामिन जो है वो हमने उसका दिया, ओरल विटामिन के जो ड्रॉप्स होते हैं वो हमने दिए, मिनरल्स हमने सप्लाई की, और फिर 1 महीने बाद हमने फिर वो सप्लाई सप्लीमेंट्स का दे दिया। तो ये दूसरे प्रकार का फूड होता है। तीसरे प्रकार का फीड जो है वो कंप्लीट या आर्टिफिशियल फीड होता है, जिसके अंदर जब हम फ़िश का खाना देते हैं ये पेलेट्स के रूप में होता है। इसकी भी निश्चित मात्रा हमें दिन में देनी होती है, 1 दिन या 2 दिन में हम दे सकते हैं। और ये जो फीड होता है इसमें प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सब पूरा जो पेलेट है उसमें होता है। द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ डिफरेंट आर्टिफिशियल फीड डिपेंड्स अपॉन द पैलेटेबिलिटी,
डाइजेस्टिबिलिटी एंड न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन। कई सारे बाज़ार में आर्टिफिशियल फ़िश फीड आते हैं और इनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो अलग अलग होती है। अलग अलग प्रकार के फ़िशेस की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट यानी पोषण की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग होती है। उस प्रकार से अलग अलग टाइप के फ़िश का अलग अलग प्रकार का फीड, आर्टिफिशियल फीड बाज़ार में उपलब्ध होता है। The nutrient composition of the feed should be tailored to the requirement of the fish to be fed. Tailored का मतलब ये है कि जिस प्रकार की मछली है उस प्रकार का जो फीड है उसको हम आवश्यकता अनुसार कम ज़्यादा दे सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन किस प्रकार की मछली को हम ग्रो कर रहे हैं। जब फ़िश फार्मिंग एस्टैब्लिश की जाती है, इसके लिए जो फार्मर है, फ़िश फार्मर है, उसको उचित ट्रेनिंग लेनी आवश्यक होती है, क्योंकि उसे पता होना चाहिए जिस मछली को वो पाल रहा है उसका नेचुरल हैबिटेट क्या है, उसकी लाइफस्टाइल या जीवन शैली किस प्रकार की है, कौन सा सीज़न ब्रीडिंग सीज़न होता है, कौन सा टेम्परेचर उस मछली के ब्रीडिंग सीज़न में अंडों की जो संख्या है उसको इंक्रीज़ करता है, वाटर का जो पीएच है वो किस प्रकार का होना चाहिए, यानी उसके पास उचित साइंटिफिक और बेसिक ट्रेनिंग होनी चाहिए। इन सब ट्रेनिंग के अलावा फार्मर्स को अपने सामान्य बुद्धि, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। जब हम मछली पालन करते हैं तो मछलियों के उत्तम विकास के लिए विभिन्न प्रकार के पॉन्ड्स को हम बनाते हैं। इसके बारे में भी जो हमारा फ़िश फार्मर है उसको उचित जानकारी होनी चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि विभिन्न प्रकार के ताल का होना आवश्यक है यदि हम हमारे मछलियों से हाई यील्ड, मैक्सिमम यील्ड हम पाना चाहते हैं। ये विभिन्न प्रकार के ताल किस प्रकार के या कौन से होते हैं? हम कह सकते हैं कि ब्रीडिंग ताल होते हैं, यानी प्रजनन ताल। प्रजनन ताल दो प्रकार के हो सकते हैं, एक नेचुरल ब्रीडिंग और दूसरा इंड्यूस्ड ब्रीडिंग। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। फिर हैचिंग पिट होता है यानी स्फोटन ताल। फिर नर्सरी पॉन्ड होता है यानी संवर्धन कुंड। फिर रियरिंग पॉन्ड होता है यानी कि पालन कुंड। और फिर स्टॉकिंग पॉन्ड होता है यानी कि संग्रह ताल।